हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवांस क्लासेस पर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बेहतरीन हैं, स्वस्थ है, मस्त है और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करने में व्यस्त होंगे। व्यस्त क्या होंगे, इससे पहले मुझे पता है आप लोग अपनी दिवाली की मस्ती में मगन होंगे। और आप लोगों की दिवाली कैसी गई एक बार बताएं फटाफट से। आप लोगों ने दिवाली पे मिठाई खाई नहीं खाई भाई? पटाखे तो जरूर चलाए होंगे, क्योंकि बिना पटाखे चलाए हुए आप लोग मानते कहाँ हो। आपने दिवाली पूजन कैसा किया बताइए फटाफट से सभी लोग। मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सभी बहुत अच्छे से किया होगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं उसको हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बारे में हम कभी फिर से बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को मैं बताऊं, हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव। यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? वैद्युत विभव यहाँ पे पढ़ रहे हैं। वैद्युत विभव पढ़ रहे हैं यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले तो हमारा विद्युत विभव पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? विद्युत विभव, विद्युत विभव। और इसके अंदर हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है वो अब खत्म होने की कगार पर है, यानी कि ये जो लेक्चर है वो आज लास्ट लेक्चर है। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर देंगे। इसके अंदर बेसिकली ये खत्म हो चुका है चैप्टर। इसके अंदर एक डेरिवेशन रह गया है यहाँ पे कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, वैद्युत द्विध्रुव को रखने पे जो वर्ग किया जाता है वो कितना होता है। वो वर्ग किया जाता है और उसकी फिर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उसके द्वारा कितनी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर करता है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ लोग हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे, चैप्टर रिव्यू को भी हम डिस्कस करेंगे, फॉर्मूलेस को रिव्यू करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम सारी चीजों को यहाँ पे कवर करने वाले इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें इस वीडियो को। ये लेक्चर जो आज अंतिम लेक्चर है और इस लेक्चर के अंदर हम इस चैप्टर को यहाँ पे खत्म कर देंगे। और उसके बाद हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर वैद्युत धारिता। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए फिर क्लास को बिना देरी के साथ हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखिए मैं यहाँ पे डेरिवेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी कि यूनिफॉर्म वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला शब्द ध्यान से देखिए, ये वाला जो शब्द आप लोग देख रहे हो, ये जो शब्द देख रहे हो यहाँ पे यूनिफॉर्म, ये वाला ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका विशेष ध्यान रखना है। यूनिफॉर्म क्या होता है, ठीक है। आपने क्लास 11th में पढ़ा हुआ यूनिफॉर्म क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरीके से ये कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये कोई एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर कोई एक डाइपोल रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? कोई डाइपोल रखा हुआ है इस तरीके से। ये कोई एक डाइपोल रखा हुआ है जो कि थीटा कोण पर स्थित है। किस कोण पर स्थित है बच्चों? थीटा कोण पर स्थित है, ठीक है। थीटा कोण पर स्थित है, यानी इसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो मैंने मान लिया कितना है, थीटा रखा हुआ है। कितने? थीटा कोण पर रखा हुआ है। ये क्या है बच्चों? एक वैद्युत द्विध्रुव है। क्या है? एक विद्युत द्विध्रुव है, एक विद्युत द्विध्रुव है। और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जिसमें दो आवेश परिमाण में कैसे होते हैं? समान होते हैं। दो आवेश मैंने बताया था, जिसमें दो आवेश होते हैं और नेचर में विपरीत होते हैं और बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? 2l होती है। उसको हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे मैंने वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बनाया। तो मान लो कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है और ये वाला चार्ज है ये कैसा है? नेगेटिव है। और इनके बीच का सेपरेशन है, इनकी बीच की दूरी है वो क्या मान ली मैंने? 2l है। क्या है? 2l है। तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा दैट इज कॉल्ड, उसी को हमको निकालना है यहाँ पे। यानी कि इसको घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा उसको हमको यहाँ पे निकालना है। अगर आप ध्यान से देखें हम यहाँ पे, तो ये क्या है? हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है हमारा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है कि ये वाला जो है ये माइनस क्यू चार्ज है, ये इसको क्या इधर नीचे लेके आना चाहता है, यानी ये इस पे इधर फोर्स लगाना चाहता है। किधर लगाना चाहता है? ये इस पे इधर फोर्स लगाना चाहता है, माइनस क्यू ई। ये इसको इधर नीचे लेके आना चाहता है और प्लस का क्यू ई ये इसको ऊपर लेके आना चाहता है। और दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड के साथ सेम है, परिमाण दोनों का समान है। यानी ये अगर 5 न्यूटन का फोर्स इधर लगा रहा है तो 5 न्यूटन का ये इधर लगा रहा है। तो देखिए ध्यान से,
कि इन दोनों फोर्स को अगर मैं देखूं तो ये वाला फोर्स इसको नीचे, इधर नीचे लेके आना चाहता है, यानी इस तरीके से रखा हुआ है, ये वाला इसे नीचे लेके आना चाहता है, ये इसे ऊपर लेके आना चाहता है, समझ रहे हो ना। तो ये वाला जो है, ये वाला जो चार्ज है इसको नीचे लेके आना चाहता है और ये वाला इसे ऊपर लेके आना चाहता है। अब दोनों फोर्स जो है, अगर कभी भी आपको याद रखना है, कभी भी दो चार्ज पार्टिकल अगर इस तरीके से देखूं, मैं पेन ले लेता हूं, मैं इस तरीके से समझिए, अगर एक चार्ज पार्टिकल इस पे इधर फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ इस तरीके से, और दूसरा चार्ज पार्टिकल जो है वो यहाँ पे इस तरीके से नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है इस तरीके से। अब दोनों की जो क्रिया रेखा है वो क्या है, दोनों की अपोजिट है, यानी दोनों फोर्स अपोजिट है और क्रिया रेखा दोनों की क्या है, भिन्न है, यानी दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, बट दोनों की जो डिस्टेंस है वो दोनों के परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री पर और ये भी देखो 90 डिग्री पर। तो जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो बच्चों यहाँ पे एक फोर्स उत्पन्न होता है जिसको हम कहते हैं क्या, बल आघूर्ण। क्या होता है, बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। जैसे हम क्या, किवाड़ को जब हम खोलते हैं तो वो किवाड़ जो है वो खुलता है ना, तो वहां पे भी कौन सा फोर्स लगता है, तो वहां पे भी बल आघूर्ण वर्क करता है। क्या वर्क करता है, बल आघूर्ण। ठीक है, तो चलिए इसको हम यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो इसकी लैंग्वेज है उसको लिख लेते हैं, माना की, लिख सकते हैं माना कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, विद्युत क्षेत्र ई में कोई विद्युत ध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र ई में कोई विद्युत ध्रुव थीटा कोण पर स्थित है, थीटा कोण पर स्थित है, अतः विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, हमें क्या निकालना है, कार्य निकालना है। अतः किया गया कार्य निकालना है। तो मान लीजिए कि ये थीटा कोण पे रखा हुआ है, तो मैं इसको पहले डी थीटा कोण पे घुमाता हूं। क्या बच्चों, एक छोटे से कोण पे। अतः क्या लिखेंगे, अतः विद्युत ध्रुव को डी थीटा कोण पर घुमाने में, डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य। तो डी थीटा कोण पर घुमाने में किया गया कार्य, तो अगर मैं यहां से कार्य निकालूं, किया गया कार्य, यानी अगर अल्पतम यहाँ पे डी थीटा कोण घुमा रहे तो किया गया कार्य भी यहाँ पे क्या होगा, अल्पतम। तो अल्पतम कार्य कितना होगा भाई, डी थीटा, सॉरी डी डब्ल्यू, कितना, डी डब्ल्यू। तो यहाँ पे भैया अब मैंने बताया था, तो बल यहाँ पे क्या है, बल आघूर्ण लगता है भाई, घुमाने में क्या कार्य करता है, बल आघूर्ण करता है। तो डी थीटा बराबर इसका फॉर्मूला होता है टाउ डी थीटा। क्या होता है, टाउ डी थीटा। और आप लोग जानते हो, इसको डाल सकते हैं हम लोग इक्वेशन फर्स्ट, और इसके बाद आप लोग जानते हो यहाँ पे वी नो, यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो, आप फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा हुआ, वी नो डेट टॉ इक्वल टू क्या होता है बच्चों, बताइए फटाफट से। टॉ इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। ये आप लोगों को पहले चैप्टर में पढ़ा दिया है, क्योंकि आप लोगों को, मुझे लगता है कि आप लोगों ने अगर वीडियो सीक्वेंस में देखिए तो आपको ये पता होगा। ठीक है, तो टॉ इक्वल टू क्या होता है, पीई साइन थीटा। ये आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, इसमें रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से, तो समीकरण अगर 1 से मैं यहाँ पे ये वैल्यू रखता हूँ तो ये वैल्यू क्या निकल के आएगी भाई, समीकरण 1 से। तो टॉ डी डब्ल्यू बराबर, टॉ की जगह वैल्यू रखी मैंने पीई साइन थीटा डी थीटा। क्या हो जाएगा, टाउ डी डब्ल्यू बराबर पीई साइन थीटा डी थीटा। तो अतः अगर मैं यहाँ लिखूं, विद्युत ध्रुव को लिख सकते हैं विद्युत
विद्युत ध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाया जाता है, θ1 से θ2 कोण घुमाया जाता है तो अगर मैं यहाँ पे देखिए, अब मान के चलिए इस ध्रुव को θ1 से θ2 कोण घुमाया जाता है, तो अतः दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अगर मैं इसका क्या कर दूं बच्चों, समाकलन कर दूं, तो यहां हमने क्या किया, समाकलन किया, तो ये क्या निकल के आया, dw बराबर PE sin थीटा d थीटा, और लिमिट हो जाएगी बच्चों θ1 से θ2, कितनी हो जाएगी, θ1 से θ2, तो θ1 से θ2 हो जाएगी। तो अगर मैं ध्यान से देखो, अब मैं यहाँ पे आपको फॉर्मूले बता रहा हूँ, तो इन फॉर्मूले को आपको याद रखना है। आपको फॉर्मूला याद रखना है। आप एक फॉर्मूला जानते हो बच्चों, x की पावर n dx, समाकलन का फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। जैसे इसका एग्जांपल दो, अगर कहीं पर लिखा है बच्चों x की पावर 5 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x की पावर n, कितना यहाँ पे n की जगह 5 काम कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1, ये हो जाएगा x की पावर 6 अपॉन 6। तो इसी तरीके से यहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लिमिट रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अगर और एक चीज आपको याद रखनी है, कहीं पे लिखा है 1 dx, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है, x होता है, क्या होता है, x होता है। अगर कहीं पर इस तरीके से लिखा है x के रेस्पेक्ट में कर, ये जरूर देखना किसके रेस्पेक्ट में कर रहा है, कहीं पर लिखा है dw, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये वाली बात समझ में है, तो यहाँ पे फॉलो करते हैं। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, w हो जाएगा। तो w बराबर इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूं, तो यहाँ पे एक चीज और बता देता हूं, अगर कहीं पे लिखा हो x की पावर a की पावर 5 dx, तो इसका इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, x के अलावा जो भी फंक्शन होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उस कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे देखो a फालतू का, तो a को बाहर कर दिया, तो यहाँ बचेगा x की पावर f, ये बचेगा, और इसका फॉर्मूला आप लोग यहाँ से ये वाला लगा देंगे, तो इस तरीके से, ठीक है। तो ये a है बच्चों, 9 मत समझना, ये a है, क्या है, a, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन जो कर रहा हूँ वो थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, किसके रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। तो थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे, यहाँ पे हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x से ही मतलब होना चाहिए, x वाले फंक्शन से। इसके अलावा कोई दूसरी वैल्यू दे रखी है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट मानते हैं, उसको हम बाहर कर देते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे हमें सिर्फ थीटा वाले फंक्शन से मतलब होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी दे रखा हो उसको हम लोग बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से मैंने अगर इसको देखो, अगर यहाँ से मैं इसको बाहर निकालता हूँ कांस्टेंट को, तो क्या बचेगा, पीई तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा θ1 से θ2, और यहाँ बचेगा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ आप लोग इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आपको ये याद रखना है, इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों, वो होता है माइनस के कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा। ये बेसिकली क्या है, कैलकुलस से इंटीग्रेशन या मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट इजीली समझ पाते हैं, क्योंकि हो सकता है उन्होंने पढ़ भी लिया हो, नहीं पढ़ा हो तो आप इसको देख लीजिए, एज अ फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान देंगे, तो ये हो जाएगा पीई, और इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, लिमिट θ1 से θ2, लिमिट क्या हो जाएगी, θ1 से θ2 लिमिट हो जाएगी। यहाँ पे क्लियर है मेरी बात। अब लिमिट रखने का तरीका क्या होता है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ पे वैल्यू दे रखी है इस तरीके से, अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दे रखा है जैसे कि 30 डिग्री, और ये दे रखा है आपको 45, यस। तो आप लिमिट किस तरीके से रखेंगे, यहाँ पे लिमिट रखने का सबसे आसान तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको ये कि थीटा की जगह वैल्यू पुट अप करनी है, तो इस वाली कुछ
जो ऊपर लिखा रहता है इसको हम बोलते हैं क्या, हायर लिमिट या अपर लिमिट, और नीचे वाली लिमिट को हम लोग बोलते हैं, नीचे लिखा रहता है नंबर, उसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। तो लिमिट रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन किया तो आया क्या, माइनस के कॉस थीटा, इस तरीके से ये माइनस का, ये दे रखा है 45 और ये दे रखा है 30। तो आपको लिमिट किस तरीके से रखनी है, पहले रखते हैं हायर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस थीटा की जगह पर माइनस के 45, और उसके बाद बीच में क्या करेंगे, माइनस का साइन, और ऑलरेडी पहले से माइनस, तो माइनस के कॉस 30। अब आप देखोगे जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। बात समझ में आ रही है। तो अब इस चीज को मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है, और समझने की कोशिश करिएगा। चलिए देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को इसको एक्सप्लेन करूं तो देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा, W बराबर ये हो गया आपका PE, तो वैसा का वैसे कोई कांस्टेंट है। अब इसका इंटीग्रेशन तो मैं कर चुका हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर रखेंगे लिमिट। तो पहले मैंने बताया था थीटा की जगह पर रखते हैं हायर लिमिट, यानी थीटा की जगह पर रखेंगे थीटा 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे सारी चीजों को, माइनस का कॉस थीटा 2, और बीच में क्या लगाएंगे बच्चों, बीच में लगाते हैं माइनस, फिर माइनस, और उसके बाद पहले से ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस के कॉस थीटा 1 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर है मेरी बात। अब बच्चों क्या करेंगे, ये माइनस माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा, क्या कर देगा, प्लस कर देगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, W बराबर PE, ये हो गया माइनस के कॉस थीटा 2, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का कॉस थीटा 1। देखिए भाई ध्यान से, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का कॉस थीटा 1। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर PE, मैं इस कॉस थीटा को पहले लिख लेता हूं, ये हो जाएगा कॉस थीटा 1 माइनस के कॉस थीटा 2। तो बेसिकली यहां पे क्या रिजल्ट निकल के आया हमारा, इसको देख लीजिए। तो भाई अब क्या है, ये निकल के आया हमारा रिजल्ट कि वैद्युत ध्रुव को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो उसको ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। तो इसका जो फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है हमारा, W बराबर के PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा 2। अच्छा अगर मैं बात करता हूं तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, जूल होगी, क्या होगी, जूल होगी, याद रखना, क्योंकि ये किया गया वर्क डन है, किया गया कार्य है। क्लियर। चलिए तो यहां तक की बात आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लियर होगी। अब मैं अगर यहीं पे अगर बात करता हूं इसकी स्थितिज ऊर्जा की, तो स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यहीं पे देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूं इसकी स्थितिज ऊर्जा की, वैद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, तो यहीं से देख लेते हैं। अभी हमने क्या फॉर्मूला निकाला तो वहीं से देख लेते हैं। यार लिख सकते हैं वी नो डेट, आप लोग अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या है बच्चों, कि W बराबर PE ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा 2 से। तो किया गया कार्य यहां लिख सकते हैं, किया गया जो टोटल हमें कार्य करना, किया गया कार्य विद्युत, ये हमें वर्क करना पड़ा है, ये बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, संचित हो जाता है। तो किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, रूपांतरित हो जाता है। भाई एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, रूपांतरित हो जाता है। तो मैंने एज्यूम कर लिया बच्चों, यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, लेट माना थीटा 1 बराबर 90 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे थीटा 2 बराबर मैंने मान लिया क्या, थीटा, यानी थीटा 1 बराबर मैंने 90 डिग्री मान लिया और थीटा 2 बराबर मैंने मान लिया थीटा। ये यहाँ पे वैल्यू पुट अप करता हूं मैं, तो किया गया कार्य होता है बेसिकली वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो बेसिकली जो किया गया वर्क डन है ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से।
ठीक है, तो यहाँ वैल्यू रखते हैं तो पीई क्या रिजल्ट निकल के आएगा, cos थीटा 1 की जगह पे हम रखेंगे 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा cos थीटा 1 की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 90 डिग्री, माइनस cos थीटा 2 की जगह पे क्या रखेंगे cos थीटा। हाँ या ना बताइए फटाफट से। तो अब ध्यान से देखेंगे तो W बराबर या U बराबर किया गया कार्य हमारा स्थित ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है, तो पीई। अब cos 90 डिग्री की वैल्यू फटाफट से बताओ क्या होती है, जल्दी से बताओ फटाफट से, cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ फटाफट से। cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, क्या होती है बच्चों 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस के cos थीटा। अगर मैं यहाँ पे देखूं, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं तो पी का 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 हो जाएगा, और पी का इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस के पीई cos थीटा, क्या हो जाएगा माइनस के पीई cos थीटा। तो फाइनली मैं यहाँ पे इसका रिजल्ट लिख देता हूं, ध्यान से देखेंगे तो u बराबर, या मैं कह सकता हूं w किया गया वर्क ही होता है, तो ये क्या निकल के आएगा माइनस का पीई cos थीटा, क्या निकल के आएगा माइनस का पीई cos थीटा, और यही हम लोगों का रिजल्ट है फाइनली। बताइए फटाफट से अगर बात क्लियर हुई तो बस ये निकल के आया हमारा, यानी कि किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुमाने में जो वर्क डन किया जाता है वो डेट इज किस में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों हमारा, तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारा किसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में जो स्टोर होता है उसका किया गया कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या निकल के आता है U बराबर के माइनस के पीई cos थीटा, ये क्या है पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन निकालना होगा तो आप इसका फॉर्मूला क्या होता है W बराबर के पीई ब्रैकेट में cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा 2। बेसिकली यहाँ पे आपको दो एंगल दे रखे होंगे, यानी कि वैद्युत जो इलेक्ट्रिक डायपोल है वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा होगा, पहले 30 डिग्री पर रखा था, हो सकता है 60 पर रखा हो, 90 डिग्री पे, तो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप वहां पे वर्क डन पूछा तो आप ये निकालेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी पूछिए तो आप ये निकालेंगे, हाँ या ना फटाफट से बताइए। चलिए उम्मीद करता हूँ कि क्लियर होगा। अब मैं अगर यहीं पे अगर थोड़ी सी और बात करना चाहूंगा आप लोगों से, कि अगर मैं आपसे कहना चाहूँ इसकी यूनिट और डायमेंशन अगर आप मुझे बता दीजिए तो मजा आ जाएगा भाई। फटाफट से कमेंट कर दीजिए सभी बच्चे कि इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगी, फटाफट से बताएं क्या होगी, जल्दी से बताएं फटाफट से। चलिए फटाफट से हम ही देख लेते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी यूनिट की, अगर मैं बात करता हूँ इसकी यूनिट की यानी कि मात्रक, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूं फटाफट से बताएं आप लोग, और सेकेंडली इसकी डायमेंशन की भी बात कर ही लेते हैं हम लोग, बेमा क्या होगी इसकी, अगर बात करता हूं मैं इसकी डायमेंशन की, इसकी डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं, और तीसरा इसकी क्वांटिटी भी बात कर लेते हैं, यानी राशि किस तरीके की है ये, क्वांटिटी की अगर बात करता हूं मैं, क्वांटिटी कैसी है ये। अक्सर ये क्वेश्चन इस तरीके से मैं पूछता हूं कि ये आप लोगों को 11th क्लास में आपको टीचर ने कंटेस्ट कराए होंगे, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है ऐसी मैं उम्मीद करता हूं, और नहीं भी किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं आप लोगों को सारी चीजें एक लेक्चर ऐसा बनाऊंगा कि मैं उसमें यूनिट एंड डायमेंशन को आपको समझाऊंगा। बहुत काफी टाइम से मैं सोच रहा हूँ एक लेक्चर इस तरीके से शूट करूँ, क्योंकि काफी बच्चों क्या है कि 11th अच्छे से नहीं पढ़ के आते हैं तो उनको काफी प्रॉब्लम आती है कि सर क्या लिख दिया, तो ये MLT की फॉर्म में हम तो रट्टा मारते हैं, और हो सकता है आप में से कई स्टूडेंट्स इसको रटते हैं, सिर्फ उनको समझ में नहीं आता, उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। तो मैं एक लेक्चर बहुत दिनों से सोच रहा हूँ, कर नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के जल्द से जल्द एक लेक्चर शूट करूंगा यूनिट एंड डायमेंशन के लिए, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई प्रॉमिस। ठीक है, तो चलिए अब मैं अगर बात करता हूँ इसकी, तो देखिए अगर बात करता हूँ यहाँ पे ये क्या किया गया वर्क डन है। अब याद रखना है दुनिया में जितने भी वर्क डन है, किए गए कार्य हैं, चाहे एनर्जी है, सबकी मात्रक हमेशा क्या मिलेगा आपको, जूल मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, जूल मिलेगा, ये आपको याद रखना है, क्या मिलेगा, जूल। चाहे वो ऊर्जा हो चाहे किया गया कार्य हो, भाई कार्य करने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो बेसिकली जो वर्क डन है आपने देखा कि कार्य किसमें कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुआ ना, तो ये बेसिकली क्या है, ये भी एनर्जी है। तो एनर्जी और वर्क इनकी डायमेंशन और यूनिट सेम रहती है। अगर बात करता हूँ इसकी डायमेंशन की, तो डायमेंशन क्या होता है भैया, अगर वर्क डन निकालते तो वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो वहां से अगर मैं डायमेंशन निकालता हूं इसकी, तो क्या निकल के आती है, ML2T-2। क्लियर, ML2T-2। और वर्क डन है तो ऑब्वियसली बात है कि ये एक स्केलर क्वांटिटी कैसी है, एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, एक अदिश राशि है। अदिश बोले तो स्केलर क्वांटिटी है। किस तरीके की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। क्लियर है, तो
तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और आप लोगों को मैंने जैसा कि कहा है कि मैं आप लोगों को जल्द से जल्द एक लेक्चर लाऊंगा, ठीक है। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो मैंने इस लेक्चर के अंदर आपको ये सारी चीजें बताई, अब मैं इसके केसेस और देख लेता हूँ। इस केसेस को देखने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे इस चीज को। यहाँ पे आप लोगों को देखा कि मैंने यहाँ पे क्या है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था मैंने, एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र देखो यही तो है भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र की पहचान कैसे करते हैं सर? देखो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन सेम है, बेसिकली सेम होने के लिए डायरेक्शन का सेम होना तो जरूरी है ही है। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है कि ये जो लाइन है इनके बीच का जो गैप है ना, ये भी बच्चा सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तब जाके यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माना जाता है। बहुत से बच्चों को इस बात की जानकारी नहीं होती, याद रखना। यानी डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। अगर मान लीजिए कि मेरी लाइन भी अगर थोड़ी आगे पीछे, गैप अगर कम ज्यादा भी, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्लियर, याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि इन लाइनों के बीच का गैप सेम होना चाहिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये भी सारे के सारे 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी गैप सेम होना चाहिए और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ या ना? अच्छा, इसी के साथ मैंने आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ, आप लोगों को बता दूं विद्युत ध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है। अगर मैं बात करता हूँ पी की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, तो इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखना नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, हाँ या ना? फटाफट से बताइए। पहला चैप्टर जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन बच्चों को इन बात की जानकारी अवश्य होगी। क्लियर है? तो चलिए, तो अगर मैं बात करता हूँ इसकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी भाई? ये डाउनवर्ड होगी, हाँ या ना भाई? डाउनवर्ड होगी ना, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल की टाइम पर डायरेक्शन की बात करता हूं तो क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। कहां पे होगी? डाउनवर्ड। क्लियर है? तो ये वाली बात। अब मैं यहाँ पे इसके केसेस कर रहा हूं, तो केसेस को समझ लेते हैं एक बार में। चलिए इस वाले पेज पे समझ लेते हैं एक बार। चलिए, अगर मैं बात करता हूं इसके केसेस की, तो मान लीजिए, समझिए ध्यान से, केस फर्स्ट क्या है? तो केस फर्स्ट ये है कि मान लीजिए ये हमारा एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है बच्चों? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां से बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, ये हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इसके अंदर अगर मैं देखूं, तो इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं, तो इसके अंदर मान लो कि एक समान हमारा विद्युत क्षेत्र रखा हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र यानी ई है, ये इसकी डायरेक्शन तो हमारी फिक्स है भैया, ये रही। अब इसके अंदर मैं एक इलेक्ट्रिक डायपोल रख रहा हूं यहाँ पे। क्या? एक इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरीके से, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन भाई ये हमारा नेगेटिव और ये हो गया हमारा पॉजिटिव, और बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है? मैंने मान ली 2L है। क्या है बच्चों? 2L है, ठीक है। अब भाई आपको पता है कि वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। यानी पी की डायरेक्शन किधर है? इधर है, और ए की डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे अगर निकालूं बच्चों, तो यहाँ पे लिख सकते हैं यदि यदि P तथा E समान डायरेक्शन, एक समान डायरेक्शन में हूं, एक समान दिशा में हो, तब तो थीटा कितना बनेगा बच्चों? 0 डिग्री। कितना बनेगा? 0 डिग्री। आपको याद रखना है, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन अगर सेम होती है तो वहां पे एंगल हमेशा क्या बनेगा? 0 डिग्री बनेगा। इस वैल्यू को आप लोग उठा के यहाँ पे रख दीजिए। अगर मैं इस वैल्यू को उठा के यहाँ रखता हूं तो क्या निकल के आएगा? देखिए ये रहा हमारा, क्या निकल के आया था? ये रहा। तो यहाँ रख दीजिए, तो क्या निकल के आता है? यू बराबर क्या निकल गया? माइनस का पीई कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यू बराबर हमारा कितना निकल के आया? माइनस का पीई निकल के आया। यू बराबर क्या निकल के आया? माइनस का पीई निकल के आया। क्लियर है मेरी बात? इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपको याद रखनी है बच्चों, दूसरी बात आपको याद रखनी है, अब सेकंड केस में क्या याद रखना है आपको?
यहां लिखेंगे यदि P तथा E एक दूसरे के लंबवत हूं, क्या हूं? लंबवत हूं। अगर लंबवत है तो यहाँ पे थीटा कितना बनेगा बच्चों? 90 डिग्री। कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। यानी कि यहाँ पे इस तरीके से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर है तो इलेक्ट्रिक यानी इधर की तरफ, यानी कि ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों इसकी डायपोल की? 2l। कितना? 2l। यानी P की डायरेक्शन एक तरह से कहां पर है बच्चों? यहाँ पे ऊपर की तरफ। किधर है? ऊपर की तरफ। और E हमारा इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बना बच्चों? ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से तो यहाँ पे बच्चों रखेंगे। तो यहाँ पे अगर मैंने रखा तो U बराबर फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का PE cos थीटा की जगह पे क्या रखेंगे? 90 डिग्री। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। माइनस के PE इंटू जीरो। तो U बराबर कितना निकल के आया बच्चों? जीरो निकल के आया। क्या निकल के आया बच्चों? जीरो निकल के आया। ठीक है। और तीसरा केस बच्चों क्या बनता है? तीसरा केस ये बनता है, लिख सकते हैं तीसरे केस में, केस थर्ड, लिख सकते हैं यदि P तथा E एक दूसरे के विपरीत हों, तो थीटा इक्वल टू कितना बनेगा? 180 डिग्री। कितना बनेगा बच्चों? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। कैसे सर? कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये है, और भैया यहाँ पे मान के चलिए मैंने इधर रख दिया नेगेटिव टू पॉजिटिव, बीच की डिस्टेंस क्या है बच्चों? 2l। तो P की डायरेक्शन तो बच्चों किधर हमारी इधर की तरफ होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रिक डायपोल की मूवमेंट की डायरेक्शन। नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी इधर लेफ्ट हैंड साइड पे, और E की डायरेक्शन क्या? राइट हैंड साइड पे। तो दोनों अपोजिट होते तो एंगल बनता है कितना? 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। तो यहाँ पे बच्चों रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे U बराबर फॉर्मूला था माइनस का PE cos थीटा। तो क्या हो जाएगा? माइनस के PE cos 180। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है? तो cos 180 की वैल्यू होती है बच्चों, कितनी होती है? -1। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का PE। तो अब देख लीजिए, अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट होता है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? U बराबर प्लस पॉजिटिव होती है। ठीक है। अगर बात करता हूं यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर होती है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। अगर वो मतलब सेम डायरेक्शन में होती है तो कितनी होती है? माइनस के PE होती है। कितनी होती है? माइनस के PE होती है। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आ गई होगी। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हमें क्या मिलती है? मिनिमम फॉर्म में मिलती है। क्या मिलती है? मिनिमम होती है। इस केस में क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है, यानी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम में होती है। स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। और इस वाले केस में बच्चों जो थर्ड केस है, इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें मैक्सिमम मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम मिलती है, और इसमें अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, साम्य अवस्था। ठीक है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। अब चलिए ये देखिए चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है मैंने। अब थोड़ा सा इसका चैप्टर रिव्यू के बारे में हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। थोड़ा सा चैप्टर रिव्यू के बारे में देख लेते हैं। चलिए पिंक से लिखते हैं। ठीक है। तो चैप्टर रिव्यू, चैप्टर रिव्यू, चैप्टर रिव्यू के बारे में बात करते हैं यहाँ पे। तो चैप्टर रिव्यू के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं फॉर्मूले की, तो मैंने कितने फॉर्मूले कराए थे उनको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है। सबसे पहला फॉर्मूला मैंने सबसे पहले पढ़ा था, W इक्वल टू Q इंटू डेल्टा बी, सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा मैंने आपको बताया था V बराबर
के क्यू अपॉन आर, और इसकी फॉर्म के की वैल्यू रख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। ठीक है, और तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया था, किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा यानी कि वर्क डन, के Q1 Q2 अपॉन आर। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, और एक फॉर्मूला मैंने बताया था अक्षीय स्थिति में, तो अक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, तो V बराबर KP अपॉन आर स्क्वायर, यानी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 अपॉन के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और एक मैंने आपको ये बताया था बच्चों, निरक्षीय स्थिति में क्या होता है वर्क डन, तो निरक्षीय स्थिति में किया गया कार्य हमेशा क्या मिलता है, शून्य मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, शून्य मिलता है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ, थोड़ा सा इसका कलर थिकनेस बढ़ा देते हैं, इससे आपको सारी चीजें अच्छे से दिखें। हाँ बालको बताओ, फटाफट से दिख रहा है? अब इसके थिकनेस बढ़ा दूंगा तो आपको अच्छा लगेगा। चलिए, तो ये फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बता दिए यहाँ पे। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ और फॉर्मूले की, तो मैंने आपको बताया था कि अभी तो मैंने 2 फॉर्मूले ये वाले बताए थे। इसी के साथ अगर मैं बात करता हूँ, अभी मैंने आपको बताया किया गया कार्य वर्क डन का क्या होता है, तो W बराबर क्या निकल के आया, W बराबर क्या निकल के आया भाई, PE cos थीटा 1 माइनस के cos थीटा 2, और स्थित ऊर्जा क्या होती है, तो माइनस के PE cos थीटा। ठीक है, एक सामान्य बिंदु पे भी होता है विद्युत विभव, तो ये याद रखना, सामान्य बिंदु पे क्या होता है बच्चों, V बराबर के माइनस के पी cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है। अभी मैं लिख दूंगा, नहीं तो अगर कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, ये है किसी सामान्य बिंदु पर, किसी सामान्य बिंदु पर विद्युत विभव, बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, और ये द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, और ये वाला कब लगेगा भाई, द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये वाला। अच्छा, अब ये वाला, ये निरक्षीय स्थिति में है बच्चों, कब लगेगा, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विभव। और ये वाला बच्चों, ये है आप लोगों का अक्षीय स्थिति में विभव। ठीक है, और ये स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। अगर बात करता हूं, ये क्या है बच्चों, एकल बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, ऐसे लिख लो।
आवेश कारण विभव, ठीक है। और ये तो अपना है ही है भैया, ठीक है। तो ये वाली बात, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है बच्चों। एक इलेक्ट्रॉन का मान पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है एक इलेक्ट्रॉन का मान लिख सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का मान 1 eV का मान होता है माइनस का 1.6 10⁻⁻19 जूल। ये भी आपको याद रखना है, ये एक्चुअली पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक है। ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी वैल्यू होती है, 1.6 10⁻⁻19 जूल, याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो मैंने सारे फॉर्मूले लिख दिए ऑलमोस्ट। अब हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले इस वाले न्यूमेरिकल को हम लोग एक बार नजर मार लेते हैं, ठीक है। कि क्या दे रखा है बच्चों, क्या दे रखा है, एक कूलम आवेश को दो बिंदु ए तथा बी से क्रमशः 1 मीटर 2 मीटर की दूरी पर है, एकांक आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य करना है, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और जो फॉर्मूले दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको जो भी न्यूमेरिकल के अंदर दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं। दिया है, क्या क्या दिया है भाई इसके अंदर, एक कूलम आवेश, यानी कि पहले तो इसने आवेश दिया है भाई, क्या दिया है, आवेश। आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्यू से। कितना दे रखा है, एक कूलम। कितना दिया है, एक कूलम। और दो बिंदु आवेश से 1 मीटर 2 मीटर, यानी दो त्रिज्याएं दे रखी है भैया। एक दूरी दे रखी है बच्चों, दूरी मैं मान लेता हूं R1, आपको दे दिया कितना, 1 मीटर, 1 मीटर दे दी। और दूसरी दूरी दे रखी है बच्चों आपको R2, 2 मीटर, 2 मीटर है ना, हाँ 2 मीटर, 2 मीटर। अब आपसे पूछ रहा है एकांक आवेश, एकांक आवेश के अंदर क्यू की वैल्यू कितनी, 1 को ले आने में किया गया कार्य की गणना करनी है, ठीक है भाई, करते हैं। चलिए, तो इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं यहाँ पे तो देखिए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है बच्चों, क्या, यहाँ पे कोई आवेश रखा हुआ है, इस बिंदु पे कोई आवेश रखा हुआ है। और वो आवेश क्या, मैंने मान लिया क्यू रखा है, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, 1 कूलम। कितनी दे रखी है, 1 कूलम। अब इस आवेश से 1 मीटर की दूरी, यानी यहाँ से मैं मान लेता हूँ कि ये 1 मीटर की दूरी है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ ए पॉइंट। तो ये जो डिस्टेंस दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है हमें कितनी, 1 मीटर। कितनी, 1 मीटर, ठीक है। और इसके बाद क्या रहा है कि और बी से, और ए से 1 मीटर है और बी से कितनी, 2 मीटर है, यानी बिंदु बी में मान लेता हूँ यहाँ पे है, इस पॉइंट को मैं कह देता हूँ बी। और ये डिस्टेंस जो है ये मुझे कितनी दे रखी है बच्चों, ये दे रखी है मुझे टोटल 2 मीटर। कितनी दे रखी है, 2 मीटर दे रखी है। अब आपसे कह रहा है कि आवेश क्यू ये यहाँ पर है, एक कूलम को, इसको बिंदु बी से ए तक ले जाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा, ये निकालना है। तो चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग हमें सोचना पड़ेगा फॉर्मूला। तो अगर मुझे सबसे पहले यहाँ पे किया गया फॉर्मूला निकालें, अगर मैं यहाँ पे, तो सबसे पहले फॉर्मूला निकालते हैं। अगर सॉल्यूशन देखें तो y यूजिंग फॉर्मूला, तो आप जानते हो W इक्वल टू होता है बच्चों Q इंटू डेल्टा V। क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V। Q तो है मेरे पास, लेकिन डेल्टा V निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है, विभवांतर होता है। इसका मतलब क्या बच्चों, विभवांतर। हमको पहले विभवांतर चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए इसको। तो विभवांतर निकालने के लिए भाई मुझे क्या है, दो बिंदुओं पे, यानी इस बिंदु का विभव निकालना पड़ेगा और एक इस बिंदु का विभव निकालना पड़ेगा। इन दोनों बिंदुओं का अगर मुझे विभव पता चल जाए तो उनका अंतर निकाल दूंगा, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। वो क्या हो जाएगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले लिखेंगे बिंदु ए पर, बिंदु ए पर लिख, बिंदु
बिंदु ए पर उत्पन्न विभव, बिंदु ए पर मैंने विभव निकाला तो वी ए बराबर, फॉर्मूला क्या होता है किसी बिंदु आवेश के कारण, के क्यू अपॉन आर होता है। के की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू कितनी है 1। आर कितना निकला भाई ए बिंदु पर, तो कितनी डिस्टेंस है 1 मीटर। तो आप जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कौन बच्चा बताएगा फटाफट से, क्या होती है 9 × 10⁹ होती है, इतने वोल्ट होती है। ठीक है भाई, इतने वोल्ट होती है। तो भाई बिंदु ए का विभव तो मेरे पास आ गया। अब मुझे बिंदु बी का विभव चाहिए, तो बिंदु बी का विभव निकाल देते हैं यहाँ पे हम लोग। तो बिंदु बी पर लिखे, बिंदु बी पर उत्पन्न विभव, बिंदु बी पर उत्पन्न विभव, तो बी बी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों 1/4 पाई, यानी वही वाला इसी तरीके से के क्यू अपॉन R2। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी बच्चों, यहाँ पे हमारी डिस्टेंस थी R1, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या हो गई R2, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू तो 1 है। R2 कितना बच्चों, R2 कितना था 2 मीटर, R2 कितना है बच्चों ये 2 मीटर। तो अब यहाँ पे निकालू मैं बी बी बराबर 9 × 10⁹ इंटू 1/2। तो अच्छो डिवाइड करूंगा तो पॉइंट बिंदु बी पर विभव कितना आ जाएगा बच्चों 4.5 10⁹ वोल्ट, ये आ जाएगा। यानी बिंदु बी का भी विभव आ गया मुझे, मेरे पास क्या आ गया बच्चों, बिंदु बी का भी विभव आ गया। ठीक है, अब बिंदु बी का विभव मेरे पे आ गया, तो मुझे क्या चाहिए भैया, विभवांतर चाहिए। इस फॉर्मूले में रखने के लिए क्या चाहिए, विभवांतर। तो मुझे डेल्टा बी निकालना है, तो डेल्टा बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, डेल्टा बी के लिए मुझे इन दोनों को घटाना पड़ेगा। तो आप जानते हो समीकरण 1 से लिख सकते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या था बच्चों, W = Q इंटू डेल्टा बी, तो Q कितना है 1। अब विभवांतर देखे तो विभवांतर मैंने बताया था कि ज्यादा विभव में से कम विभव गए, तो ज्यादा कौन सा है बच्चों, ए बिंदु का विभव ज्यादा है, बी बिंदु का विभव कम है। तो बी ए माइनस बी ए करेंगे, क्या करेंगे बी ए माइनस बी बी, तो रख दो भैया, यहाँ पे किया गया कार्य निकालेंगे बी बी ए, यानी बी से ए तक लाने में किया गया कार्य। तो क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इंटू ए बिंदु का विभव 9 × 10⁹ माइनस के 4.5 10⁹ इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डब्ल्यू बी ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 4.5 × 10⁹ जूल। क्या निकल के आएगी बच्चों, ये निकल के आएगी। यानी कि किया गया कार्य कितना होगा बच्चों, इतना होगा, इतना होगा। हाँ या ना, फटाफट से कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई। हाँ या ना, फटाफट से बताइए। तो उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फिर भी नहीं समझ में आया हो तो एक बार वीडियो को रिवाइज कीजिए, उसके बाद देखिए आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको हम, कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समपष्टभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, पष्टभुज के केंद्र पर विभव की गणना करिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा है। ठीक है, तो इसको करेंगे सबसे पहले। तो चलिए इसका सबसे पहले पष्टभुज क्या होता है, जिसकी 6 भुजाएं हो, समपष्टभुज। ठीक है, तो देखिए सब बनाते हैं इसको। अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं कुछ इस तरीके से, इस वाले से बनाते हैं। इसको इस तरीके से यहां से, कुछ इसको वाली लाइन को थोड़ा सा यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ये इसका सेंटर है बच्चों, मान लो ये क्या है इसका, ये इसका सेंटर है। तो अब इसके प्रत्येक कोने पे क्या रखा हुआ है बच्चों, विभवांतर रखा हुआ है, 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ, कितना 5 माइक्रोकूलाम। यानी इसे यहाँ पे रखा है 5 माइक्रोकूलाम, ये रखा है 5 माइक्रोकूलाम, ये रखा है 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, इस तरीके से रखा है।
ठीक है। और भुजा कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, यानी ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं कितनी दे रखी है बच्चों 10 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी 10 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं 10 सेंटीमीटर। यानी मुझे जो दे रखा है बेसिकली क्या क्या दे रखा है उसको लिख लो। दिया है क्या, सबसे पहले तो हमें दे रखी है भुजा, समपष्टभुज की भुजा कितनी दे रखी है बच्चों हमें 10 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 10⁻⁻², ये किस में चेंज हो गया मीटर में, यानी एक तरह से आर की वैल्यू कितनी आ गई 10⁻⁻1 मीटर। आया ना, फटाफट से बताइए, इसकी पावर 1 है तो 1 में से -2 पावर जाएगी तो माइनस का 1 बचेगा कि नहीं, हाँ या ना बताइए फटाफट से। चलिए उसके बाद बच्चों आवेश दे रखा है मुझे, आवेश कितना दे रखा है, तो आवेश यानी क्यू मुझे दे रखा है कितना कितना दे रखा है 5 माइक्रो, 5 माइक्रो। तो आवेश को माइक्रो को चेंज कर लो, माइक्रो को चेंज करने के लिए 10⁻⁻6 का मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब उसने पूछा कि केंद्र पर विभव निकालना है, यानी कि मुझे निकालना है बच्चों केंद्र पर विभव समपष्टभुज के, केंद्र पर विभव। तो यहां से देखिए समपष्टभुज के केंद्र पर विभव बी ओ बराबर, तो भैया विभव तो भैया इस बिंदु यानी इसको ए बिंदु कह देते हैं, इसको बी बिंदु कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं, इसको ई कह देते हैं, इसको एफ कह देते हैं, सबके कारण होगा। तो कितनी भुजाएं भाई इसकी कितने हैं 1 पॉइंट 2 3 4 5 6 पॉइंट हैं, तो भैया मुझे सबके कारण निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखना पड़ेगा वी ए ओ, ए के कारण विभव प्लस बी ओ के कारण विभव, सी ओ प्लस डी ओ प्लस ई ओ प्लस एफ ओ, कितने होगा भैया 1 2 3 4 5 6। अब सबके विभव भाई किसके बराबर है, भाई सबका विभव कितना है सेम बी है, तो आवेश और दूरी समान है तो विभव समान हो गया। तो सबके किसके बराबर वाले वी के, तो ये टोटल कितना हो जाएगा वी ओ बराबर, अगर मैं सबकी जगह पर रखूंगा वी 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 तो कितना हो जाएगा 6v, कितना हो जाएगा, यानी सब किसके बराबर मान लिया मैंने वी के बराबर मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा 6v, और वी की अगर वैल्यू रखूं यहाँ पे तो 6 वैसा का वैसे इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4πε0 Q/r। तो यहां से अगर मैं निकालू वी ओ बराबर तो 6 इंटू 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों 9 इंटू 10 की पावर 9, क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। उसके बाद आवेश कितना है बच्चों हमारा 5 माइक्रो, यानी कि 5 इंटू 10 की पावर -6 डिवाइडेड बाय आर, आर कितना है बच्चों 10 की पावर -1, ठीक है। अब ये पावर आ गई हमारे पास, अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम इसको, तो देखिए कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 6 पंजे 30, ये कितना हो गया 6 का 5 से मतलब 6 पंजे 30, 30 इंटू 9 30 गुणा 9, ठीक है। पावर देखिए भाई 9 में से 6 जाएंगे तो क्या बचेंगे प्लस का 3, 10 की पावर 3, और ये पावर ऊपर जाएगी नीचे वाली तो किसकी हो जाएगी प्लस की 1। तो यहां से फाइनली हमारा क्या निकले किसके बराबर है बच्चों वी ओ के बराबर है। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं वी ओ बराबर तो कितना हो गया भैया ये 0, और ये हो गया 270 और ये कितना हो गया 10 की पावर 4। तो यही हमारा क्या बच्चों उत्तर है। चाहे तो इसको पॉइंट को अरेंज कर दूं मैं, तो फाइनली हमारा आंसर आएगा वी नोट बराबर क्या आएगा 2.6 इंटू 10 की पावर 2 पावर बढ़ जाएंगी तो 6 वोल्ट। ये हमारा क्या बच्चों आंसर है। एक बार फिर से देख लो भैया, कुछ नहीं किया भाई, सबके कारण विभव है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रखूं 1/4πε Q/r, तो QR तो सेम है और 1/4πε सब में से कॉमन निकाल दूंगा तो भैया कॉमन आ जाएगा। भाई सारी वैल्यू जोड़ के b के बराबर मानी तो 6 भी तो हो जाएगा, इसका भी b है, इसका भी b है, इसका भी b है, तो टोटल कितना हो जाएगा 6v। v की वैल्यू उठा के रख दी यहाँ पे और नॉर्मली इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपल सी बात है। तो इतना मैंने काम किया है, तो फाइनल आंसर क्या होगा 2.6 10 की पावर 6 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया। देखिए एक तो हमने ये फॉर्मूला डिस्कस किया यहाँ पे कि किया गया कार्य कितना होता है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, उसके केसेस डिस्कस किए। यहाँ पे मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है, चैप्टर रिव्यू की बात करें, सारे फॉर्मूले देखे कि इस चैप्टर में कौन से फॉर्मूले हैं। उसके बाद बच्चों मैंने एक यहाँ पे आप लोग न्यूमेरिकल कराया, तो जो कि काफी अच्छा न्यूमेरिकल है, एग्जाम में आया हुआ न्यूमेरिकल है। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है और ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। डायग्राम थोड़ा सा हमारा टेढ़ा सा बना, लेकिन आप भावनाएं समझिए हमारी, ठीक है। हमने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो।
तो भाई वीडियो अगर पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक वाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कर दिया करिए। बस आप लोगों से इतना कहना चाहता हूं मैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को, जो कि जिसका नाम होगा हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, वैद्युत संधारित्र। तो उसको पढ़ेंगे पूरे अच्छे से। तो आप लोग आई होप जितने भी लेक्चर्स मैंने यहाँ पे करा रखे हैं इनके आप नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि ये नोट्स आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी काम आने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मुझे विदा दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।